आई एम वेरी सॉरी, कुछ कनेक्शन की समस्या थी, टेक्निकल समस्या थी। नमस्कार प्रियंका, गुड मॉर्निंग। मुनमुन, जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सुनील कुमार, आप तो लेफ्ट ही करते रहते हैं। अंजनी, सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें। नीतीश पाठक, गुड मॉर्निंग। रीवा यादव, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। पवन, अजीत, सबको ठीक है बच्चों। चलो, समय चुकी 10 मिनट, हम लोग पहले से लेट हैं। ज्योति, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद साहिल, पहली बार मैं देख रहा हूं भाई, गुड मॉर्निंग, आदाब। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पलवी सिंह, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। और हमने कुछ बोर्ड पर लिखा है, मोहम्मद साहिल, क्लास है, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, आपको याद होगा कि कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक व्यापारी कंपनी बंगाल में आती है और बंगाल के गवर्नर से और मुगल शासकों से बंगाल में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करती है और हुगली में कासिम बाजार में फैक्ट्री भी लगाती है। बंगाल में कलकत्ता नामक एक नवीन शहर भी स्थापित करती है और वहां पर फोर्ट विलियम की भी स्थापना करती है। लेकिन वही कंपनी बाद में किस तरह से बंगाल की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है, और बंगाल में ही क्यों करती है? यदि उसे चाहिए तो भारत में अन्य क्षेत्र भी थे, वहां भी कर सकती थी, लेकिन बंगाल के पीछे क्यों पड़ी है उसके बारे में कल हमने आपको बता दिया। और बच्चों, जो हमने क्वेश्चन दिया है उनमें से 3-4 सवाल ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर वही है कि बंगाल में ही कंपनी क्यों भारत में साम्राज्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहती है। उसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका उत्तर बच्चों, आज देखो, आज जिस मुद्दे पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे उसमें पहला मुद्दा है कि पलासी के वार के पहले बंगाल की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, बंगाल की राजनीति कैसी थी। सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि उस समय बंगाल की राजनीतिक अवस्था कैसी थी, नंबर 1। आज का दूसरा मुद्दा होगा कि ब्रिटिश कंपनी की क्रिया पद्धति क्या है, उसका कार्य पद्धति क्या है, उसका क्रिया पद्धति क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है। ये हम लोग का दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा होगा कि नवाब में और ब्रिटिश कंपनी के बीच, नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो झगड़ा होता है, जो विवाद होता है, जो मतभेद होता है, उसका कारण क्या है। इन 3 मुद्दों के अलावे हम और कुछ मुद्दों को लेंगे, क्योंकि जगह कम है, तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं और इसके बाद हम चौथा और पांचवा मुद्दा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पलासी के वॉर के पहले
बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसका दिशा दशा कैसा था। तो आइए हम इसे समझते हैं। इन दोनों को अभी मिटा देते हैं, मुझे याद रहेगा। देखिए, आप सभी को आराम से सुनना है और जो भी हम बोलते हैं उसको आराम से लिखना भी है। सुनील जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। उसको आराम से लिखना भी है और आराम से समझना भी है। और साथ में बच्चों, जो आपको हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, 10, तो अपना ध्यान भी रखना है कि 10 प्रश्न में उनका उत्तर कहां पर है। इसको भी ध्यान रखना है कि जो सर ने 10 क्वेश्चंस दिया है उसका उत्तर कहां कहां पर है। अभी से ध्यान देना। तो आइए, सबसे पहले एक इंडिया का मैप बनाइए। आप इंडिया का एक मैप बनाइए। आपने बना लिया इंडिया का मैप। यहां पर बंगाल है, ये बंगाल हो गया। ये क्या है? बंगाल है, ठीक है। और बंगाल में ही ब्रिटिश कंपनी जो है चाहती है कि यहां की सत्ता पर हमारा अधिकार हो जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि पलासी से पहले बंगाल की हिस्ट्री क्या है। यह है क्या बंगाल? यह क्या है? यहाँ का राजा कौन है? उसका नीति कैसा है? तो आइए हम देखते हैं। आप देखेंगे कि जब भारत में मुगल साम्राज्य हुआ करता था, जब भारत में मुगल साम्राज्य हुआ करता था, मुगल साम्राज्य उस समय भी था, तो मुगल साम्राज्य के समय में जो बंगाल है वह मुगलों का एक प्रांत है, मुगलों का एक प्रांत है। बंगाल जो है मुगल साम्राज्य में उनका एक प्रांत हुआ करता था, प्रोविंस, उनका एक राज्य हुआ करता था। और यहां पर 2 तरह के अधिकारी हुआ करते थे। यहां पर 2 तरह के अधिकारी हुआ करते थे। जरा बताइए आप कौन कौन से? नीतीश बताओ जरा। मुगलों के समय में उनके प्रांतों में कौन से 2 अधिकारी हुआ करते थे? प्रियंका ने सही कहा, एक दीवान हो गया। प्रियंका ने कहा एक दीवान हो गया। चलो दूसरा बताओ। एक सूबेदार हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक सूबेदार हो गया। देखो, इसको कहते हैं पढ़ाई करना, इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं कमिटमेंट। पल्लवी ने सही कहा, दीवान और सूबेदार। ध्यान देना। अंजनी आप भी सही है। देखिए, मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहते थे। मुगल काल में प्रांतों को क्या कहते थे? सूबा कहते थे। सूबा, SUBA, सूबा कहते थे। और जो सूबा का हेड होता था ही वॉज सूबेदार। जो सूबा का हेड होता था उसको हम कहते थे सूबेदार। आराम से समझिए, बिल्कुल बेसिक चीजों को। जो सूबेदार होता था बच्चों, उसका काम क्या होता था? सूबेदार का काम होता था कि अपने सूबे में कानून व्यवस्था का निर्माण करना। इसका काम था अपने सूबे में कानून व्यवस्था का निर्माण करना, कानून व्यवस्था का निर्माण करना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मुनमुन, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एंड नहीं, एंड, AND, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये काम था सूबेदार का।
और दीवान का काम क्या था? रीवा यादव बताओ जल्दी, रीवा आप बताओ, दीवान का काम क्या था? रीवा राइट फास्ट। पल्लवी ने कहा राजस्व, प्रियंका ने कहा रेवेन्यू, पुष्पा रानी ने कहा टैक्स, बाजुरा ने कहा टैक्स, रीवा, ज्योति सही है, चलो ठीक है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन, रीवा ने उत्तर दिया रेवेन्यू कलेक्शन। दीवान का काम था कि उस सूबे से, सोनम ने कहा हाँ सही है, कानून व्यवस्था और टैक्स। सुनो, दीवान का काम था कि उस सूबे से जो रेवेन्यू है उसको वसूल करना और उसे केंद्र सरकार को देना, यानी कि वहां से रेवेन्यू का कलेक्शन करके केंद्र सरकार को भेजना, दिल्ली भेजना या आगरा भेजना, जो उनकी राजधानी थी, फतेहपुर सीकरी भी, ठीक है। आप देखो अब क्या होता है बच्चों, ये दोनों अधिकारी जो होते थे, दीवान और सूबेदार, इनको नियुक्त कौन करता था? जल्दी बोलो, इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी? इन दोनों की नियुक्ति कौन करता था? राइट डाउन, मुगल एम्परर। सही बोला प्रियंका ने, मुगल एम्परर। नीतीश ने कहा केंद्र सरकार, अजीत ने कहा बादशाह, नीतीश ने कहा केंद्र सरकार, पुष्पा रानी ने कहा मुगल एम्पायर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मुगल बादशाह। ज्योति ने भी, आपका भी उत्तर सही है, ठीक है, ठीक है। पल्लवी ने भी सही कहा, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति जो होती थी, इट वॉज डन बाई मुगल एम्परर। इनको नियुक्त करता था मुगल एम्परर, जिसको हम कहते हैं मुगल सम्राट या मुगल शासक। अब देखिए, जब तक औरंगजेब जीवित रहा, जब तक औरंगजेब जिंदा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ध्यान देना, क्योंकि मुगल सम्राट मजबूत हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 1707 में, मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो मुगल शासक हुए, उनमें योग्यता नहीं था, उनमें दूरदर्शिता नहीं था, उनमें इतना बृहद साम्राज्य को संभालने का क्षमता नहीं था। कोई बेखबर था, कोई लंपट मूर्ख था, कोई रंगीला था, जिसका परिणाम हुआ बच्चों, पहले क्लास में मैंने मुगल साम्राज्य, विशाल मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रांत हुआ करते थे और वहां का जो सूबेदार हुआ करते थे, वे योग्य थे। वे क्या थे? योग्य थे। उनमें क्षमता भी था, उनमें साहसिकता भी था, साहस भी था, उनमें दूरदर्शिता भी था, और उनमें राजनीति का सूझबूझ भी था, सूझबूझ भी था। रिजल्ट क्या होगा बताओ जरा, रिजल्ट क्या होगा इसका? जल्दी बोलो, रिजल्ट क्या होगा? राइट डाउन रिजल्ट, अलगाव। अजीत ने कहा अलगाव, ठीक है, अलगाव। पवन ने कहा ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। रीवा ने कहा पतन, ठीक है, राइट, बहुत सुंदर। और उसका परिणाम हुआ बच्चों,
उसका परिणाम हुआ, बाजुरा ने भी सही कहा, उसका परिणाम हुआ कि मुगल प्रांत अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अलग होने लगे। मुगल प्रांत धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अलग अलग होने लगे और वे अपने आप को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करने लगे। क्या करने लगे? एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करने लगे, एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करने। जैसे बंगाल में आ गया, उसके बगल में अवध में आ गया, यहां पर निजाम आ गया, यहां पर कर्नाटक आ गया ना। ध्यान रखना, सोनम ने कहा कि जैसे सर पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सही, जैसे पहले क्या था, यूएसएसआर, ठीक है, अच्छी बात है, करंट से जोड़ना चाहिए। अब आइए मूल मुद्दे पर। उन्हीं स्वायत्त राज्यों में से, देखिए अब हम आपको ले चलते हैं, उन्हीं स्वायत्त राज्यों में से एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल। उन्हीं स्वायत्त राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम था बंगाल, जहां पर मुर्शिद कुली खां नामक एक व्यक्ति, जहां पर मुर्शिद कुली खां नामक एक व्यक्ति के द्वारा बंगाल में एक स्वायत्त राज्य स्थापित किया गया। लिखते भी रहिएगा, जहां पर मुर्शिद कुली खां के द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा, कुली खां के द्वारा बंगाल में एक स्वायत्त राज्य स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मुर्शिद कुली खां है, उसको औरंगजेब के समय में, उसको औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान बनाया गया था। ये पहले बंगाल का दीवान था। किसने बनाया था? मुगल शासक औरंगजेब ने बनाया था, इसे दीवान बनाया था। और दीवान बनने के बाद में इसे बना दिया गया बंगाल का डिप्टी गवर्नर, जिसे हम कहते हैं उप सूबेदार कहते हैं। बंगाल में बाद में इसे बना दिया गया उप सूबेदार, उप सूबेदार, डिप्टी सूबेदार। पहले दीवान, बाद में डिप्टी सूबेदार यानी उप सूबेदार। और इसके बाद देखोगे कि 1717 में, कब? 1717 में ये बन गया बंगाल का सूबेदार बन गया, ये बन गया बंगाल का सूबेदार। 1717 में ये बन गया बंगाल का सूबेदार बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1719 में इसको उड़ीसा का प्रांत भी मिल गया, उड़ीसा का प्रांत भी इसे दे दिया गया। कब? 1719 में, 1719 में। यानी मुर्शिद कुली खां अब दो प्रांतों का सूबेदार बन गया। एक तो बंगाल था पहले से, और दूसरा इसे मिल गया उड़ीसा। दो प्रांतों का सूबेदार बन गया। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां एक योग्य शासक था। ये क्या था? योग्य शासक था। इसने सबसे पहला काम किया बच्चों कि बंगाल की राजधानी को, बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर कहां पर स्थापित किया? बोलो जरा। ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया।
मुर्शिदाबाद में इसने अपना नवीन राजधानी स्थापित किया। मुर्शिदाबाद पहले कहां था? ढाका, अब क्या हो गया? मुर्शिदाबाद। अगला पॉइंट नोट करो, अगला पॉइंट लिखते जाओ, ये सब काम करेगा। देखो, आपको नोट्स तो हम देंगे ही देंगे, आपको नोट्स तो हम देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास में जो हम बताते हैं उसको भी नोट किया कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोट्स में नहीं दिया गया है, लेकिन क्लास में हम चर्चा करते हैं। इसलिए हम जो भी बोलते हैं उसको लिखा करिए। अगला पॉइंट लिखिए, मुर्शिद कुली खां के द्वारा कृषि में सुधार, कृषि में, शिल्प में, उद्योग में, व्यापार वाणिज्य में सुधार किया गया। मुर्शिद कुली खां के द्वारा कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रों में सुधार किया गया। इत्यादि क्षेत्रों में क्या किया गया? सुधार किया। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां अपने समय में, मुर्शिद कुली खां ने अपने समय में यूरोपीय कंपनियों को भी, यूरोपीय कंपनियों को भी, यूरोपीय कंपनियों को भी, कंपनियों को भी बंगाल के कानून, बंगाल के कानून मानने तथा किलेबंदी न करने, किलेबंदी न करने के लिए, न करने के लिए बाध्य किया गया, बाध्य किया गया, बाध्य किया गया। मुर्शिद कुली खां के द्वारा अपने समय में यूरोपीय कंपनियों को बंगाल के कानून मानने तथा किलेबंदी न करने का, किलेबंदी न करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कोई भी कंपनी अपने क्षेत्रों का किलेबंदी नहीं करेगी, बाध्य किया गया। लास्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां यूरोपीय कंपनियों से, यूरोपीय कंपनियों से बंगाल में व्यापार करने के लिए, बंगाल में व्यापार करने के लिए रेवेन्यू की भी वसूली किया। बंगाल में व्यापार करने के लिए टैक्स की भी वसूली किया, टैक्स की भी वसूली किया, टैक्स की भी वसूली किया तथा तथा व्यापारिक सुविधाओं को, तथा व्यापारिक सुविधाओं को दुरुपयोग नहीं करने दिया, तथा व्यापारिक सुविधाओं को उनके द्वारा दुरुपयोग नहीं करने दिया, व्यापारिक सुविधाओं को उनके द्वारा दुरुपयोग नहीं करने दिया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट न्यू पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन
सुजाउद्दीन, कार्यकाल 1727 टू 1739, कार्यकाल 1727 टू 1739। और मुर्शिद कुली खां का जो कार्यकाल था बच्चों, उसको भी नोट कर लेना, 1717 टू 1727। ये जो है मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल है, ये जो है मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल है, टेन्योर है 1717 टू 1727। और ये सुजाउद्दीन का है 1727 टू 1739। नोट कीजिए, मुर्शिद कुली खां के बाद, थोड़ा फास्ट कीजिए, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इसके समय में मुगल शासक मुहम्मद शाह ने, मुगल शासक मुहम्मद शाह ने बिहार के प्रांत को बंगाल के साथ जोड़ दिया, बंगाल के साथ जोड़ दिया। इसके समय में मुगल शासक मुहम्मद शाह ने बिहार के प्रांत को बंगाल के साथ जोड़ दिया। ब्रैकेट में लिखिए 1733, 1733 में जोड़ा था, ध्यान देना। बिहार को बंगाल के साथ जोड़ा गया 1733 में। लेकिन ध्यान रखना, यूपीएससी में कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेट याद हो। यदि आपको डेट में कंफ्यूजन है, लगता है कि 34 है कि 33 है कि 32 है, तो आप इसे गलती मत लिखिए, आप उसे छोड़ दीजिए। केवल इससे काम चल जाएगा कि बिहार के क्षेत्र को मोहम्मद शाह ने बंगाल के साथ जोड़ दिया। यूपीएससी में डेट कोई जरूरी नहीं है। यदि कंफ्यूजन है, डोंट राइट, लिखना नहीं है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, नहीं है सोनम कुमारी, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। डेट यूपीएससी की परीक्षा में बहुत महत्व नहीं रखता है। हाँ, बस साल याद होना चाहिए, और भी कुछ खास। जैसे मान लो पलासी है, तो पलासी का डेट याद होना चाहिए। केवल इतना कि पलासी का वार जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। बक्सर का वार जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि पलासी बक्सर एक बड़े वार हैं, ये बहुत ऐतिहासिक वार है, इसलिए उनको याद रखना चाहिए। और ये सब छोटी चीजें हैं, इस पर आपको चिंता नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप सोचिए सोनम कि आपको ये याद ना हो कि कांग्रेस कब स्थापित किया गया, तो भूल माना जाएगा ना। 1885 आपको याद नहीं रहेगा तो ये आपका ब्लंडर है। इसलिए खास घटनाओं को याद रखना है, बाकी डेट्स के पीछे नहीं भागना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट डालिए, सरफराज खान। अगला पॉइंट, सरफराज खान लिखिए, सरफराज खान, ये तीसरा हो गया, सरफराज खान। टेन्योर लिखिए, कार्यकाल 1739
1740, 1739, 1740, एक साल। देखिए यह शुजाउद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह शुजाउद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नंबर 2, शुजाउद्दीन की हत्या, सॉरी ऐसे लिखिएगा, दूसरा सरफराज खां की हत्या, बदल लीजिएगा, सरफराज खां की हत्या बिहार का उप गवर्नर, सरफराज खां की हत्या बिहार का डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर अलीवर्दी खान के द्वारा कर दिया गया। अलीवर्दी खान के द्वारा कर दिया गया, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, और इस तरह अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया, और इस तरह अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। अगला हेडिंग अलीवर्दी खान, अगला हेडिंग डालिए अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान देखिए, अलीवर्दी खान कार्यकाल 1740 से लेकर 1756 तक, 1740 से 1756, 16 साल। देखिए पहला पॉइंट ऐसे करके, ऐसे अलीवर्दी खान मुर्शिद कुली खां की तरह, अलीवर्दी खान मुर्शिद कुली खां के तरह एक योग्य, दूरदर्शी प्रशासक था। नंबर टू, अलीवर्दी खान अपने कार्यकाल में बंगाल के प्रशासन, सुरक्षा, कॉमा देकर के, बंगाल के प्रशासन, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई सकारात्मक सुधार किया। नेक्स्ट, अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, नंबर 1, अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नंबर 1, बंगाल में कानून व्यवस्था का निर्माण करना,
बंगाल में कानून व्यवस्था का निर्माण करना। नंबर टू, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग न होने देना। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग न होने देना। नंबर 3, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा उनके बस्तियों का किलेबंदी न होने देना। पैरा बदल करके अलीवर्दी खान ने एक बार कहा था, अलीवर्दी खान ने एक बार कहा था, सिंगल इंवर्टेड कॉमा में लिखना है, सिंगल इंवर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है, लिखिए। यूरोपीय कंपनियां एक मधुमक्खी की तरह होती हैं। यूरोपीय कंपनियां एक मधुमक्खी के समान हैं, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे हमें शहद प्रदान करेंगे। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे हमें शहद प्रदान करेंगे, और यदि छेड़ दिया जाए तो वे हमें काट सकते हैं, और यदि छेड़ दिया जाए तो वे हमें हानि पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं। क्लोज कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कॉमा को क्लोज कर दीजिए, नीचे लिखिए। इसके बावजूद अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने के लिए कोई बेहतर प्रयास नहीं किया। कोई बेहतर प्रयास नहीं किया। और जिसका भुगतान उसका पुत्र नहीं, पौत्र, नॉट सन, ग्रैंडसन, जिसका भुगतान उसका पौत्र सिराजुद्दौला को करना पड़ा। सिराजुद्दौला को करना पड़ा। नेक्स्ट, वास्तव में अलीवर्दी खां का
वास्तव में अलीवर्दी खां का अपना कोई पुत्र नहीं था, अपना कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी, केवल 3 पुत्रियां थी, जिसके कारण अलीवर्दी खां ने अपने छोटी पुत्री जिसके कारण अलीवर्दी खां ने अपने छोटी पुत्री से उत्पन्न अपने छोटी पुत्री से उत्पन्न पुत्र सिराजुद्दौला को अपने छोटी पुत्री से उत्पन्न पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उसके मरने के बाद बंगाल में नवाब के पद के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज ट्रायंगल। यहां लिखिए घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। यहां लिखिए शौकत जंग, शौकत जंग। यहां लिखिए सिराजुद्दौला, 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 सिराजुद्दौला। ठीक है, राइट। अब अगला हेडिंग डालिए आप, अगला हेडिंग इस ट्रायंगल के बाद अगला हेडिंग सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अगला हेडिंग होगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। कार्यकाल 1756 टू 1757, 1756 टू 1757, 1756 टू 1757। नीचे लिखिए अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी। पहला पॉइंट, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी एवं बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी एवं बंगाल का नवाब, एवं बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी एवं बंगाल का नवाब। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा बंगाल के नवाब के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में सिराज के सामने 2 तरह की समस्याएं, सिराज के सामने 2 तरह की समस्याएं। नंबर 1 घरेलू समस्या, नंबर 1 घरेलू समस्याएं। बहुवचन लिखना है, बहुवचन में घरेलू समस्याएं डैश डैश।
सिराज को अपने परिवार के बीच से ही विरोध का सामना करना पड़ा। अपने परिवार के बीच से ही विरोध का सामना करना पड़ा। डैश डैश दे करके घसीटी बेगम ब्रैकेट में मौसी ब्रैकेट में मौसी। घसीटी बेगम जो है वो सिराज का मौसी है, ध्यान रखना, ये सिराज की मौसी लगती है। दूसरा लिखिए कॉमा देने के बाद शौकत जंग ब्रैकेट में मौसेरा भाई, मौसी का पुत्र है, मौसेरा भाई। देखिए परिणाम स्वरूप सिराज ने मनिहारी के लड़ाई में शौकत जंग को समाप्त कर दिया। सिराज ने मनिहारी के लड़ाई में शौकत जंग को समाप्त कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। और घसीटी बेगम को भी अपने रास्ते से हटा दिया। नंबर 2, ये घरेलू समस्या का नंबर 1 था। अब घरेलू समस्याओं में नंबर 2 लिखिए। नंबर टू सिराज ने अपने दरबारियों के कुचक्र के ऊपर भी, कुचक्र मतलब षड्यंत्र, अपने दरबारियों के कुचक्र के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने दरबारियों के कुचक्र के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, वो था घरेलू समस्या। अब अगला पॉइंट डालिए, बाह्य समस्या। बाह्य समस्या लिखिए। डैश सिराजुद्दौला को यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भी उनके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण बंगाल में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।
फुल स्टॉप। तो ये बच्चों जो है आपने जो लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये पलासी के वार से पहले बंगाल की राजनीति का तस्वीर कैसा है, बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, उसके बारे में ये संक्षेप में हमने आपको जो है विवरण प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हम लोग का अगला मुद्दा आएगा और मुद्दा ये होगा कि ब्रिटिश कंपनी की क्रिया पद्धति क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है, उसका कार्य पद्धति क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको याद होगा कि पिछले क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ लिया है कि ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य क्या था, और इसलिए आज हम उद्देश्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम उसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जो भी आज हम मुद्दा लेंगे वो नया मुद्दा लेंगे। ठीक है, यह संभव हो सकता है कि हमारा जो आज का मुद्दा है वो पिछले मुद्दा से मिलता जुलता होगा, मिलेगा भी, लेकिन अब उसका हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। वी हैव टू गो अहेड। तो आइए हम अगला मुद्दा आपके सामने रखते हैं। अब मेरा मुद्दा है कि भाई जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी का क्रिया पद्धति क्या है, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग मेथड क्या है। तो चलिए आप बताएंगे, बताइए, पहला बताइए क्रिया पद्धति क्या है, ब्रिटिश कंपनी का क्रिया पद्धति क्या है। कूटनीति, प्रियंका ने लिखा प्रेयर, कंस्पिरेसी, इंद्रजीत ने लिखा वार, युद्ध। ठीक है, ओके ओके, राइट डाउन। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ लेट अस सी, देखिए उजाला साम्राज्यवाद। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। क्रिया पद्धति है बच्चों पहला कि हम बंगाल में क्या करेंगे, नवाब के दरबारियों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना, ये ब्रिटिश कंपनी का पहला क्रिया पद्धति है। आराम से लिखिए इसे और समझिए। नवाब के दरबारियों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना, कंस्पिरेसी करना, पहला। नंबर टू क्या है, षड्यंत्र के असफल होने पर युद्ध का सहारा लेना, षड्यंत्र के असफल होने पर युद्ध का सहारा लेना। इंद्रजीत समझो, बहुत बारीक चीजें हैं, ध्यान देना। और तीसरा क्या है,
कि अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपा कर रखना, अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपा कर रखना और बंगाल में अपने आप को एक व्यापारी कंपनी के रूप में प्रस्तुत करना। ये देखिए, व्यापारी कंपनी के रूप में प्रस्तुत करना, इसको नोट कर लीजिए। हमने कहा कि अपने वास्तविक उद्देश्य को, अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाकर रखना, छिपाकर रखना, अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाकर रखना और बंगाल में एक व्यापारी कंपनी के रूप में, एक व्यापारी कंपनी के रूप में अपने छवि को बनाकर रखना, बंगाल में एक व्यापारी कंपनी के रूप में अपनी छवि को बनाकर रखना। ठीक है, राइट। 3 हो गया। अब लिखिए चौथा, चौथा लिखिए, चौथा, चौथा, चौथा। बंगाल में स्थित, बंगाल में स्थित अपने बस्तियों का, अपने बस्तियों का निरंतर निरंतर किलेबंदी करते रहना, निरंतर किलेबंदी करते रहना, अपने बस्तियों का निरंतर किलेबंदी करते रहना, अपने बस्तियों का निरंतर किलेबंदी करते रहना, किलेबंदी करते रहना। ये 4 जो है बच्चों, ये ब्रिटिश कंपनी का 4 क्रिया पद्धति है। देखो आराम से। अरे भाई ये बताओ, इसमें रटने की बातें नहीं, इसमें क्या रटना है भाई, एकदम आसान है, समझाते हैं। ब्रिटिश कंपनी जो है वो साम्राज्यवादी है और उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में हमने बता दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो बंगाल क्यों चाहती है इसके बारे में भी कल मैंने बता दिया है। तीसरा, बंगाल की कंडीशन कैसी है इसके बारे में मैंने आज बता दिया। अब ब्रिटिश कंपनी अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहती है उसके बारे में मैंने ये 4 पॉइंट आपको बताया, 4 पॉइंट। इन चारों को आप संक्षेप में समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहला क्या है? पहला है, ध्यान से सुनिए, बस अब लिखना बंद करिए, ध्यान से सुनिए। पहला है कि बंगाल के जो दरबारी हैं, जो नवाब के अधिकारी हैं, जो दरबारी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि नवाब से नाखुश हैं। वे लोग नवाब से खुश नहीं, नाखुश है, और हम भी नाखुश है। तो बात वही हो गई, आप भी नाखुश है, हम भी नाखुश है। आप भी चाहते हैं नवाब को कोई हटा दे, हम भी तो यही चाहते हैं। तो पहला हमारा क्रिया पद्धति होगा कि जो लोग नवाब से प्रसन्न नहीं है और नवाब को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ हम हाथ मिला लेंगे और हाथ मिला करके हम नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, एक कंस्पिरेसी करेंगे। ये मेरा पहला कार्यक्रम, क्रिया पद्धति हो। अब देखिए, मान लो कि हम लोग का जो षड्यंत्र है वह सफल नहीं हुआ, उसका पोल पहले खुल गया मान लो, तो हम क्या करेंगे? हम वार करेंगे। पहले वार नहीं करेंगे, पहले सोचेंगे कि चलो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन जब सांप भी मर गया, लाठी भी टूट गया, तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा लाठी लाएंगे, वार करेंगे। 2 हो गया। तीसरा वार भी करेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे,
लेकिन कभी अपना नकाब को नहीं उतारेंगे। अपना जो नकाब है, मास्क है, उसको नहीं उतारेंगे। क्योंकि यदि हमने नकाब को उतार दिया तो जो लोग हमें सहायता कर रहे हैं अगेंस्ट नवाब, ध्यान देना, वो लोग कहेंगे अच्छा तो आपका वास्तविक चेहरा ये है, यानी आप साम्राज्यवादी हैं, यानी आप ही ने अमेरिका को कब्जा किया है, आप ही जो है अमेरिका में कब्जा किए, आप तो वही आदमी। आज आप सिराज को हटाने की बात कर रहे हैं, कल हमें हटाएंगे, परसों उसको हटाएंगे, नरसों उसको हटाएंगे। ऐसा गलती हम नहीं करें। हम कभी भी अपने रियल उद्देश्य को एक्सपोज नहीं करेंगे, उसे दिखाएंगे नहीं कि वी आर इंपीरियल। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? नंबर 1, जो लोग सहायता करते हैं दे कैन लीव मी, मुझे छोड़ सकते हैं। और नंबर 2, दे कुड क्रिएट अलायंस अगेंस्ट मी, और वे लोग हमारे खिलाफ एक अलायंस बना सकते हैं और हम हो सकता है हार जाएं, हो सकता है हम हार जाएं, क्योंकि हमारे पास उतना सेना भी नहीं है, उतना धन भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, 10 के साथ लड़ेंगे। ऐसा हम कर नहीं सकते। मेरा टारगेट क्या है? विन 1 by 1, विन 1 by 1, एक एक करके जीतना। नंबर 2, डोंट लेट देम टू क्रिएट अलायंस अगेंस्ट मी, उनको कभी हम भी मौका नहीं देंगे कि मेरे खिलाफ कोई अलायंस बनाए। समझ गए? ये तीसरा पॉइंट। और चौथा हमने कहा किलेबंदी करना, यानी कासिम बाजार को घेर दो, फोर्ट विलियम को घेर दो, कलकत्ता को घेर दो, किलेबंदी कर दो, सेना रखो वहां पर हथियार रखो इन केस। क्यों भाई? मान लो सिराज ने अटैक कर दिया, मान लो सिराज ने अटैक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए सिराज से टकराने से पहले, ध्यान दो बच्चों, सिराज से टकराने से पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने घर को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर लिया है। यदि सिराज अटैक कर भी देगा तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, कारण कि मेरी सेना पहले से बैठी। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को जो क्रिया पद्धति है वो समझ में आ गई होगी। तो हम अगला जो है मुद्दा लेते हैं। ठीक है? इट्स ओके, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, अगला मुद्दा है बच्चों कि अगला मुद्दा है बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की कार्य योजना क्या है? कार्य योजना क्या है? कार्य योजना यानी प्रोग्राम क्या है उसका? अंग्रेजी में उसका प्रोग्राम क्या है? 2 शब्द होता है, एक क्रिया पद्धति होता है और एक होता है कार्य योजना होता है। तो क्रिया पद्धति का मतलब होता है आप काम कैसे करेंगे, क्रिया पद्धति का तात्पर्य होता है आप काम कैसे करें। और जो कार्य योजना होता है उसका तात्पर्य होता है कि जो आप काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो किसके लिए करेंगे। आपको बात समझ में आती होगी कि
क्रिया पद्धति मीन्स योर वर्किंग मेथड, और कार्य योजना का मतलब कि आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसको कहते हैं कार्य योजना। ठीक है, देखिए ब्रिटिश कंपनी की बंगाल में जो कार्य योजना है वह क्या है, वह है बच्चों नंबर 1, बंगाल के व्यापार, पर एकाधिकार करना, एकाधिकार करना, एकाधिकार करना। ब्रिटिश कंपनी की जो कार्य योजना है वह क्या है, बंगाल के ट्रेड पर, व्यापार पर, बंगाल के इंडस्ट्री पर, उद्योग पर, और बंगाल के रेवेन्यू पर एक अधिकार करना। 1 पहला कार्य योजना। दूसरा, बंगाल के धन से, बंगाल के धन से ही बंगाल को जीतना, बंगाल को जीतना, बंगाल के धन से ही बंगाल को जीतना। ये देखिए, बंगाल के धन से ही बंगाल को जीतना, बंगाल के धन से ही बंगाल को जीतना, तथा दक्षिण में भी अपनी साम्राज्यवादी, दक्षिण में भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। दक्षिण में भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना, दक्षिण में भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना। ये इनका कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है। देखो देखो बच्चों, कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी बुक्स पढ़ोगे, तो बुक्स में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बुक्स में ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। और हमने क्या किया है कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों को हमने आपको दिया है, उन प्रश्नों के डिमांड को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग आधुनिक भारत में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी पूरे टॉपिक को कई अलग अलग भागों में बांट देंगे और हर भाग पर फोकस करेंगे, जिसके माध्यम में एक चेन बनेगा, जिसके माध्यम से क्या बनेगा, एक चेन बनेगा, एक चेन बनेगा। देखो एक चेन बनेगा, ये चेन बन गया, ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा। अब इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। तो इसका फायदा ये होगा बच्चों, इसमें से एक चेन को पकड़ लिया तो यहां तक पहुंच जाओगे, कभी भूलोगे नहीं, ध्यान देना। ठीक है। और दूसरी बात, हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक अपने अध्ययन को हम लोग व्यवहारिक बनाए। जो अध्ययन व्यवहारिक होता है, जीवन में जुड़ जाता है, कभी भूलता नहीं। जो हम बुकिस रखते हैं ना, बुकिस किताबों की चीजें, वो भूल जाती है, लेकिन जो बातचीत की बात होती है ना, आदान प्रदान होता है, वो कभी भूलता नहीं। और यही मेरा प्रयास है, ध्यान दीजिएगा।
हमने क्या कहा, ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य क्या है, पॉइंट में है 1 2 3 4 5 6। हमने कहा क्रिया पद्धति क्या है, पॉइंट में है 4। हमने कहा कार्यक्रम क्या है, पॉइंट में है 2 हो गया, 1 2 2 हो गया। तो जब अंगुली पर रहेगा ना, अंगुली पर 1 2 3 4, कभी भूलोगे नहीं। और भूलोगे तो उस समय तुम पकड़ सकते हो कि यार हमने पढ़ा था 4, 3 ही आ रहा है, चौथा कहां गया, तो पकड़ लो, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला मुद्दा हम लोग का है बच्चों, अगला मुद्दा है बच्चों कि जो बंगाल का नवाब है और जो ब्रिटिश कंपनी है, इन दोनों के बीच मतभेद क्यों है, इन दोनों के बीच झगड़ा क्यों है, नाराजगी क्यों है, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता नहीं क्यों नहीं। तो आइए हम देखते हैं। हमारा छोटा सा हेडिंग होगा कि बंगाल का जो नवाब है और ये कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद क्यों, मतभेद क्यों, मतभेद क्यों है। तो आइए हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंगाल का नवाब है, जो नवाब है उसका तर्क क्या है, उसका मेन प्रॉब्लम्स क्या है, नवाब के सामने मेन प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी समस्या क्या है। और दूसरा है ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की समस्याएं क्या है, इनका प्रॉब्लम्स क्या है। दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तब जाकर के पता चलता है भाई ये इनका तर्क क्या है, इनका प्रॉब्लम्स क्या है, और ये इनका प्रॉब्लम्स क्या है। दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए, नवाब कहता है नंबर 1, नवाब कहता है कि ब्रिटिश कंपनी ने शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं किया, ब्रिटिश कंपनी ने शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि सिराज कहता है कि अलीवर्दी खां के बाद जब हम नवाब बने तो ब्रिटिश कंपनी का दायित्व था कि हमारे पास आकर के हमें उपहार देना, हमें जो है एक तरह से क्या करना, हमारे सामने शिष्टाचार का प्रदर्शन करना कि आप नवाब बने हैं, आपको हम बधाई देते हैं, उपहार देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपसे पहले जो नवाब थे उनके द्वारा जिस तरह से हम लोग के साथ संबंधों को निभाया गया, आप भी निभाएंगे। हर आदमी करता है। आप देखो, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव का काउंटिंग हो रहा है, चल रहा है काउंटिंग, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी राष्ट्रपति बनेगा, जो राष्ट्रपति बनेगा तो पूरे दुनिया के लोग, प्रधानमंत्री, राजनयिक बधाई देंगे। तो सबसे पहला जो है सिराज का नाराजगी यही है। सिराज सबसे पहले नाराज इसलिए है
कि आपने नवाब बनने पर हमारे साथ जो शिष्टाचार का प्रदर्शन होता है वह आपने नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे खिलाफ हमारे दरबारियों के साथ मिलकर के आप षड्यंत्र करना चाहते हैं, यानी दरबारियों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना, यह सिराज का कंप्लेंट नंबर 2 है। यह सिराज का शिकायत नंबर 2 है कि आप हमारे दरबारियों के साथ मिलकर हमें पद से हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम नवाब बने तो उस समय घसीटी बेगम को किसने भड़काया? घसीटी बेगम को मेरे खिलाफ भड़काने वाले आप लोग थे। आप लोगों ने मेरी मौसी को मेरे खिलाफ भड़काया कि तुम क्यों नहीं नवाब बनना चाहती हो, तुम भी उनका पुत्री हो, तुम्हारा भी बंगाल में अधिकार है, तुम मांगो अधिकार, हम तुम्हारे पीछे। Who said? You? आपने कहा। आपने शौकत जंग, जो मेरा मौसेरा भाई है, मेरा मौसेरा भाई शौकत जंग को भी आपने भड़काया। और सबसे बुरी बात तो यह है, नाराजगी यह है कि जब मैंने किसी दरबारी को दंडित करने का प्रयास किया तो आपने शरण दिया अपने घर में बुलाकर। जब मैंने उसको दंडित करने का प्रयास किया तो आप फोर्ट विलियम में बुलाए, उसको कलकत्ता में बुलाए, उसे अपने यहां रखे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं टू यूज देम अगेंस्ट मी, टू यूज देम अगेंस्ट मी। आप मेरे खिलाफ उनको यूज करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मैं बार बार कहता हूं आपसे, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि भाई आप बंगाल में व्यापार कीजिए, हमें एतराज नहीं, लेकिन आप किलेबंदी क्यों करना चाहते हैं? आप यहां पर व्यापार करने आए हैं या वार करने आए हैं? आप यहां पर व्यापार करने आए हैं या वार करने आए हैं? मैंने कई बार आदेश दिया कि बंगाल में व्यापार करने वाली कोई भी कंपनी अपने बस्तियों का किलेबंदी नहीं करेगी। डचों ने मान लिया, डचों ने मान लिया, फ्रेंच कंपनी ने मान लिया, आप क्यों नहीं मानते? आखिर आप चाहते क्या है? डचों ने और फ्रेंच कंपनी ने किलेबंदी न करने के आदेश को मान लिया, बट आप अभी भी किलेबंदी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यू आर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट मी। मुझे लगता है कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए वॉर अगेंस्ट मी बाय फोर्टिफिकेशन। इस किलेबंदी को करके आप हमारे खिलाफ वार की तैयारी करना चाहते हैं। तो तीसरा मेरा शिकायत क्या है बच्चों? किलेबंदी। किलेबंदी, ध्यान से सब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किलेबंदी। चौथा है, चौथा क्या है? चौथा है कि व्यापारिक सुविधाओं का
दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। सिराज कहता है बच्चों कि आपको जो दस्तक मिला है, जो आपको दस्तक मिला है, ध्यान देना, दस्तक मिला, इसका मतलब क्या हुआ समझो आप। इसका मतलब हुआ बच्चों, बताते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक शब्द दस्तक है, दस्तक, इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट बोलते हैं, उसको नोट कर लेना। दस्तक, ये दस्तक है, दस्तक, दस्तक, इसका मीनिंग होता है परमिट, इसका मीनिंग होता है परमिट। इट वॉज ए परमिट, या कह सकते हो इट वॉज ए लाइसेंस। यह परमिट है या लाइसेंस है, यह परमिट है अथवा लाइसेंस है। ये पहला पॉइंट है दस्तक के बारे में, पहला पॉइंट ऐसे लिखो आराम से, दस्तक ऊपर हेडिंग डालो, दस्तक, नीचे लिखो इट वॉज ए परमिट, लाइसेंस, ये परमिट है या लाइसेंस है। दूसरा, दस्तक मुगल शासकों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा ब्रैकेट में शाह शुजा, शाह शुजा, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, बंद, मुगल शासकों के द्वारा, ठीक है ना, राइट। जैसे शाह शुजा, याद है ना, हुगली में शाह शुजा कब, 1651, याद होगा आपको। शाह शुजा का मतलब 1651 हो गया, है ना। 3,000 रुपए, 3,000 रुपए वार्षिक, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, निःशुल्क व्यापार, शाह शुजा, कॉमा देकर के फर्रुखसियर, ब्रैकेट में बंद, के द्वारा, आगे लिख लीजिए, के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने के लिए, निःशुल्क व्यापार करने के लिए दिया गया था, निःशुल्क व्यापार करने के लिए दिया गया, निःशुल्क व्यापार करने के लिए दिया गया, जिसके बदले में, जिसके बदले में, जिसके बदले में ब्रिटिश कंपनी मुगल शासकों को, जिसके बदले में ब्रिटिश कंपनी मुगल शासकों को वार्षिक कर देती थी, वार्षिक कर देती थी, वार्षिक कर देती थी, वार्षिक कर देती थी। जैसे 3,000 रुपए वार्षिक, जैसे 3,000 रुपीज वार्षिक, 3,000 रुपए वार्षिक कर, 3,000 रुपए वार्षिक कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3,000 रुपए वार्षिक कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उड़ीसा में चुंगी मुक्त, चुंगी मुक्त, चुंगी मुक्त व्यापार करने हेतु, व्यापार करने हेतु, चुंगी मुक्त व्यापार करने हेतु, चुंगी मुक्त व्यापार करने हेतु। ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा लिखो इसी में, तीसरा, दस्तक में तीसरा, दस्तक में तीसरा,
दस्तक में तीसरा लिखो, नंबर 3, दस्तक का प्रयोग, दस्तक का प्रयोग केवल और केवल, दस्तक का प्रयोग केवल और केवल, केवल और केवल ब्रिटिश कंपनी के नाम पर, ब्रिटिश कंपनी के नाम पर होने वाले व्यापार में, ब्रिटिश कंपनी के नाम पर होने वाले व्यापार में ही किया जा सकता था, होने वाले व्यापार में ही किया जा सकता था। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी, इसका प्रयोग ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी, इसका प्रयोग ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में नहीं कर सकते थे, अपने निजी व्यापार में नहीं कर सकते थे, अपने निजी व्यापार में नहीं कर सकते थे। नंबर 4, अंतिम पॉइंट है, नंबर 4, नंबर 4, दस्तक का प्रयोग, दस्तक का प्रयोग केवल कस्टम ड्यूटी से, केवल कस्टम ड्यूटी से मुक्ति के लिए ही किया जा सकता था, केवल कस्टम ड्यूटी के मुक्ति के लिए ही किया जा सकता था। दस्तक का प्रयोग केवल कस्टम ड्यूटी से मुक्ति के लिए ही किया जा सकता था या छुट्टी के लिए ही किया जा सकता था। इसका प्रयोग आंतरिक व्यापार में नहीं हो सकता था, इसका प्रयोग आंतरिक व्यापार में नहीं किया जा सकता था, आंतरिक व्यापार में नहीं किया जा सकता था, आंतरिक व्यापार में नहीं किया जा सकता था। लास्ट पॉइंट, बंगाल में नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच, बंगाल में नवाब एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच होने वाले संघर्ष के बीच होने वाले संघर्ष के यह एक महत्वपूर्ण कारण था, यह एक महत्वपूर्ण कारण था, यह एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों ने ऐसे, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी लाभ हेतु, ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों ने अपने स्वार्थ के पूर्ति हेतु या अपने निजी लाभ हेतु दस्तक का दुरुपयोग किया, अपने निजी लाभ हेतु दस्तक का दुरुपयोग किया। इतना हो गया। अब आइए आप वहां पर जहां पर आप लिख रहे थे, जहां पर आप लिख रहे थे उस पॉइंट में आ जाइए आप, और उसको आप
ऐसे लिख लीजिए, लिखिएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ब्रिटिश कंपनी से इसलिए भी नाराज था, इसलिए भी नाराज था क्योंकि कंपनी द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से सिराज को आर्थिक हानि हो रही थी, सिराज को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, सिराज को आर्थिक क्षति हो रही थी, सिराज को आर्थिक क्षति हो रही थी, सिराज को आर्थिक क्षति हो रही थी। तो बच्चों आपने देख लिया कि पलासी के वॉर से पहले जो बंगाल का नवाब है और जो ब्रिटिश कंपनी है, इन दोनों के बीच जो शत्रुता है, जो बैर भाव है, जो असंतोष है, उसके प्रमुख कारण यही थे। ये सारे तर्क, ये सारे कंप्लेंट्स सिराज का है, ये सारे शिकायत किसका है? नवाब का है। लेकिन तरीका ये होता है कि हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हम क्या करते हैं? हम परीक्षा में एक निर्णय करते हैं। जो परीक्षा में प्रश्न होते हैं वह हमारे लिए केस होते हैं, वह हमारे लिए केस होते हैं, और हम क्या करते हैं? जो उसका आंसर लिखते हैं वह जजमेंट होता है। हम जजमेंट सुनाते हैं। और कैसे सुनाते हैं? हम उस प्रश्न से संबंधित, उस क्वेश्चन से संबंधित हमारे पास जो सूचनाएं होती है, जो कंसेप्ट होता है, उसका हम छानबीन करते हैं, और छानबीन करने के बाद 150 शब्दों में हम अपना जजमेंट लिखते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम दोनों पक्षों को सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं कि पलासी के वॉर के लिए दोषी कौन है। Am I right? Am I right? पलासी के वॉर के लिए दोषी कौन है, इसको बताने के लिए जरूरी है कि आप जानिए कि सिराज का कंप्लेंट्स क्या है और ब्रिटिश कंपनी का कंप्लेंट्स क्या है, और दोनों का जो कंप्लेंट्स है वह किसका सही है, किसका गलत है। और तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि यस, दिस मैन या दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। तभी जाकर के हम इसका जो है आंसर निकाल पाएंगे। तो अगला हेडिंग डालिए आप कि ब्रिटिश कंपनी की समस्याएं, ब्रिटिश कंपनी की समस्याएं। ब्रिटिश कंपनी की समस्याएं, कंपनी की समस्याएं, समस्याएं। नंबर वन, नवाब हमें प्लस हमारा हितों को, नवाब हमें प्लस हमारा हितों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं।
इसलिए हम किलेबंदी करते हैं, इसलिए हम किलेबंदी करते हैं, किलेबंदी करते हैं। ये देखिए इनका तर्क, इनका तर्क देखिए, नवाब हमें प्लस हमारे हितों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, कमजोर है, और इसलिए हमें किलेबंदी करना पड़ता है। क्या कहने का मतलब क्या है? हमें मराठों से भय है, हमें मराठों से डर है, हमें अफगानियों से डर है, हमें अफगानियों से डर है, हमें अफगानियों से डर है, हमें फ्रांसीसी कंपनी से डर है, कंपनी से डर है। इनका कहना है कि मराठे उस समय बहुत शक्तिशाली थे, वो लूटपाट किया करते थे। तो इनका कहना है कि हम अपने क्षेत्रों का या बस्तियों का किलेबंदी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मराठे लूट लेंगे। और उस समय अफगानियों का आक्रमण भी हो रहा था, आपको याद होगा। पहले नादिर शाह आया, ईरान से आया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आ रहा था लगातार, अहमद शाह अब्दाली। तो इनका कहना था अफगानियों से भी डर है और हमें जो फ्रेंच कंपनी है उससे भी डर है, और आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं। तो इनका पहला शिकायत यही है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, आप देने में सक्षम नहीं। तो इसमें क्या बुराई है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किलेबंदी करने से हम वार करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है सुरक्षा के लिए? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, इनका तर्क बिल्कुल झूठ है, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लेते हैं बच्चों, ठीक है ठीक है, अगला लेते हैं। नीतीश लिखते हैं, नीतीश लिखते हैं कि सर अटैक तो हुआ था, नीतीश लिखते हैं कि सर अटैक तो हुआ था। अरे नीतीश ये बताओ अटैक कब हुआ था? जब तुम नवाब की बातों को नहीं मानोगे तो नवाब क्या करेगा? तुम अपने पास मिर्जाफर को बुलाए हो, अमीर चंद को बुला के बैठाए हो, जगत सेठ को बैठाए हो, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, दूसरा लो, दूसरा 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 नवाब के अधिकारी, नवाब के अधिकारी के अधिकारी, नवाब के अधिकारी ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते। नवाब के अधिकारी ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जैसे 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 नंबर 1, ब्रिटिश कंपनी से अनुचित टैक्स लेने का प्रयास, ब्रिटिश कंपनी से अनुचित टैक्स लेने का प्रयास, अनुचित टैक्स लेने का प्रयास। नंबर 2, ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से लड़ाई करना, भौतिक रूप से झगड़ा लड़ाई करना, भौतिक रूप से झगड़ा लड़ाई करना, ये
जो तर्क है, जो कंप्लेंट्स है, ये ब्रिटिश कंपनी का कंप्लेंट्स है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों कि आप देख सकते हो कि बंगाल में नवाब है और ब्रिटिश कंपनी है। इन दोनों के एलिगेशन क्या है, इन दोनों के कंप्लेंट्स क्या है, आपने देख लिया। यानी बंगाल में क्या हो रहा है, आरोप आरोप है और प्रत्यारोप है, और प्रत्यारोप है, आरोप है और प्रत्यारोप है। यानी एलिगेशन, और इसका मतलब हुआ काउंटर एलिगेशन। काउंटर एलिगेशन, ये एलिगेशन लगाया नवाब ने, और नवाब के अगेंस्ट में ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, प्रत्यारोप लगाया, यानी काउंटर एलिगेशन लगाया। अब इसके बाद अगला मुद्दा क्या होगा, आज तो समय कम है लेकिन कुछ हम बताते हैं। अगला मुद्दा होगा बच्चों जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास होगा हम लोग का अगला मुद्दा होगा चर्चा का, जो आज संभव नहीं होगा, कल होगा, लेकिन बताते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम, तो फिर क्या होगा, पलासी के युद्ध, पलासी के युद्ध, पलासी के युद्ध के कारण, के कारण इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे। ये तत्कालिक हो गया और ये दीर्घकालिक हो गया, और ये दीर्घकालिक हो गया। इसके बाद अगला क्या होगा, पलासी के युद्ध का परिणाम, परिणाम, परिणाम में दो, फिर भाग दो हो गया। परिणाम में एक तत्कालिक, परिणाम में एक तत्कालिक हो गया और दूसरा दीर्घकालिक हो गया। यानी परिणाम भी दो तरह का, एक तत्कालिक, परिणाम भी दो तरह का, एक तत्कालिक यानी बंगाल पर क्या पड़ा, और दीर्घकालिक यानी क्या होगा बाद में, भारत का क्या होगा, अभी तो बंगाल का हुआ, भारत का क्या होगा, वो होगा दीर्घकालिक। और लास्ट में हमने बताया था आपको कि क्वेश्चंस होता है, और जिसको हमने पहले से आपको दे दिया है, तो लास्ट का जो ऑप्शन है वो समाप्त हो गया क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले ही दे दिया है। तो ये सारा मुद्दा जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक बात और, हमने जो आपका आंसर देखा है, सबका आंसर देखा है, हमको उसमें से कुछ आंसर बहुत सुंदर लगे। यदि आप सुनते हैं तो मैं नाम बताता हूं। जैसे एक बच्चा है इंद्रजीत सिन्हा, इंद्रजीत सिन्हा जो है, उनका आंसर मुझे बहुत सुंदर लगा। दो कारण था, एक तो जितना प्रश्न पूछा गया उतना उत्तर उनका सटीक उत्तर है, टू द पॉइंट है, और उनके आंसर में हमें कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिला, नंबर वन। और दूसरी बात, उनका हैंडराइटिंग जो है बहुत सुंदर है। मेरा किसी को हतोत्साहित करने का उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है कि मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है। मैंने अजीत का भी आंसर देखा, मैंने क्या नाम है, खातून, कुछ समथिंग खातून, उनका भी मैंने आंसर देखा, उनका भी आंसर सही था। इसके बाद और भी मैंने कई प्रश्न देखा बच्चों का, ठीक है। तो सब मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि देखो, प्रयास जो होता है पहले छोटा होता है, धीमा होता है, लेकिन वही प्रयास बाद में बृहद हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश है, मुनमुन तुम्हारा भी मैंने उत्तर देखा, मेरा सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपने आंसर को लिखें, और आंसर लिखें तो ध्यान रखना
चूंकि आज समय कम है, हम सोचे थे आज बताने के लिए, इसको हम कल बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आंसर लिखिए तो उसका बिगिनिंग जो होना चाहिए एक परिचय से होना चाहिए, ब्रीफ परिचय। और परिचय में 2-3 सेंटेंस होना चाहिए। किसके बारे में? जिस घटना से संबंधित है उस घटना के बारे में 2-3 सेंटेंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद पैरा चेंज होगा, और पैरा चेंज करने के बाद अब प्रश्न का डिमांड क्या है उसको रखना है। उसको रखने के बाद उसका समीक्षा करना है, फिर निष्कर्ष रखना है, निष्कर्ष देना है। यही फ्रेम आपको जो है, जब आंसर लिखेंगे उस समय इस फ्रेम को अपने सामने रखना है। ठीक है, तो चलिए लगातार आप लिखते रहिए। और आज का सेवा यहीं तक समाप्त हुआ, और कल हम लोग यहां से फिर आगे जो है जो मुद्दों के बारे में हमने लिखा है उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। ओके।